सबसे पहले सभी छात्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। और आप सब लोगों को पता होगा कि देखिए लगातार न्यूज़ में उत्तर प्रदेश पुलिस का आगाज़ हो रहा है ना, कि जुलाई के इस महीने में उत्तर प्रदेश की पुलिस का पूरा विज्ञापन आ जाएगा, इस महीने में आ जाएगा पूरा विज्ञापन, उस महीने में आ जाएगा, है ना। सरकार क्या है, एक आपको इंटीमेशन दे रही है, सरकार आपको एक इंडिकेशन दे रही है कि भाई तुम तैयार रहो और हम कभी भी उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी निकाल सकते हैं। देखिए अप्रैल में भी एक ऐसे ही नोटिफिकेशन आया था, उसमें 57,557 पद का जिक्र किया गया था। और फिर देखिए अभी जून है, जून में भी कुछ इसी प्रकार का नोटिफिकेशन आ रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश में ये आकलन किया जा रहा है कि अभी कहाँ पर कैसे कितने पद खाली हैं और उसी हिसाब से लास्ट में पद निकलेंगे। देखिए 2 महीने पहले का जो कटिंग था उसमें 37,000 था, ठीक है, 37,000 सॉरी 57 में बोल गया, 37,000 था। आज की जो कटिंग है उसमें 51,000 52,000 ऐसे बता रहा है। लेकिन तुम ये मोटा मोटा आंकड़ा मान के चलो, ये मोटा मोटा तुम आंकड़ा मान के चलो कि 50,000 से वैकेंसी नीचे नहीं आने वाली, 50,000 से वैकेंसी नीचे नहीं आने वाली। और तुम इसका मतलब समझ रहे हो, 50,000 52,000 53,000 ये अगर वैकेंसी आई तो ये उत्तर प्रदेश में अपने आप में इतिहास बन जाएगी। इतनी ज़्यादा वैकेंसी कभी भी उत्तर प्रदेश के इतिहास में आई ही नहीं है। और 50,000 वैकेंसी आने का मतलब ये होता है कि अगर जो एकदम निहायती कमज़ोर से कमज़ोर छात्र है, अगर वो थोड़ा सा पढ़ाई में ध्यान दे दे, थोड़ा सा पढ़ाई में अगर वो ध्यान दे दे, थोड़ा सा सिलेबस को समझ ले, सिलेबस के हिसाब से अगर थोड़ा सा पढ़ ले, तो उत्तर प्रदेश की जो बेल्ट है वो उसके हाथ में है। और जिस चीज़ के लिए आप लोग इतने दिन से तैयारी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, किसी को 1 साल हो गया, किसी को 2 साल हो गया, कोई इसी साल एडमिशन लिया है, नए पुराने सब बच्चे हो, किसी ने इसी साल 12वीं पास किया है, इसी साल 18 साल का भी पूरा हुआ है। 5 साल तक तो कोई वैकेंसी नहीं आई, 5 साल बाद वैकेंसी आ रही है। मैं आपको ये पहले अटेंशन कर देना चाहता हूँ कि देखिए सरकार का नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है, और जिस दिन से नोटिफिकेशन आ जाएगा आप लोगों की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी, ठीक है। एक एक दिन आप लोगों को भारी पड़ जाएगा। हालांकि एकेडमी आपको पूरा साथ देगी सुबह से लेकर शाम तक, ठीक है, 7-7 घंटे 10-10 घंटे हम आपको अध्ययन करवाएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। पर बात ये है आप सभी छात्रों से कि सरकार के नोटिफिकेशन को हल्के में ना लें, कि अगर उत्तर प्रदेश का नोटिफिकेशन आ गया तो आएगा और एक झोंके में चला जाएगा, और इसमें जितने बच्चे सेलेक्ट होने होंगे सेलेक्ट होके चले भी जाएंगे, उनकी ट्रेनिंग भी हो जाएगी, और बाकी फिर आगे 60-65 साल के लिए वो छात्र फुर्सत सरकारी आदमी बन जाएंगे, पावर वाली जॉब रहेगी। अभी आप अध्ययन कर रहे हो, अभी आप कुछ भी नहीं। तो मेरा आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है, वो एक कहावत है ना, दिन दोगुनी और रात चौगुनी मेहनत कीजिए, ठीक है। तो तभी आपका मतलब होगा यहाँ आने का, हमारा पढ़ाने का और आपका फीस देने का। क्लियर है। जिनकी हाइट थोड़ी बहुत कम है, 1-2 सेंटीमीटर कम है, वो रनिंग करना चालू कर दे, फिजिकल फिटनेस चालू कर दे। इससे क्या होगा, आप लोगों की हाइट बढ़ेगी। सीना ऊना जिसके पास कम है वो खाना पीना चालू कर दे, दूध तो लगवा ले, है ना, क्योंकि ये मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा। ये वैकेंसी आ गई तो मुझे नहीं लगता कि 2027 से पहले कोई वैकेंसी आएगी, जहाँ तक अभी तक हमारा अनुभव रहा है, ठीक है। तो सभी छात्रों से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि पढ़ाई कीजिए, आप कोई भी लोग कमज़ोर नहीं हो, ठीक है। पत्थर में रस्सी घिसे घिसे निशान पड़ता है, ऐसे नहीं पड़ जाता है। तो आप लोग भी अपना सिलेबस पूरा कीजिए, जो भी आपके पास किताबें हैं उनको पढ़िए, यूट्यूब का सहारा लीजिए, इंटरनेट का सहारा लीजिए, कहीं का भी सहारा लीजिए, पर अपना जो सिलेबस है उसको बार बार दोहराइए। जो विषय कमज़ोर है उसको ज़्यादा पढ़िए, ठीक है। घर में क्या होता है कि जो बच्चा कमज़ोर होता है माँ बाप उसमें ज़्यादा ध्यान देते हैं ना, सेम चीज़ अपने साथ करो,
जो विषय निहायत ही कमज़ोर है आप लोगों का, और मैं बता दूं सब बच्चों का सबसे ज़्यादा कमज़ोर होता है मैथ। ठीक है, मैथ और रीजनिंग में आपको मशक्क़त करनी पड़ती है, तो मैथ और रीजनिंग को ज़्यादा टाइम दो, एक दिन में 3-3, 4-4 घंटे पढ़ो, है ना। अपना लक्ष्य बनाओ, नौकरी अगर आपको चाहिए तो समय तो देना पड़ेगा, पढ़ना तो पढ़ना पड़ेगा आपको। और इतिहास गवाह है कि अध्ययन करने से, पढ़ने से किसी की मौत नहीं हुई है। हुई है क्या? क्यों? कोई एक उदाहरण दे दो विश्व में कि भैया ये बंदा पढ़ते पढ़ते अगले दिन उसकी सांसें टूट गई, है कुछ ऐसा? कुछ। चलिए सिलेबस को आगे बढ़ाते हैं। भूगोल का थोड़ा बहुत सिलेबस बचा हुआ है, ठीक है, ज़्यादा 4-5 क्लास का, तो ये हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। पुराने बच्चे हैं उनका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, और जो नए बच्चे हैं, जब ये हमारा भूगोल का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो फिर नए सिरे से हम दोबारा साइकिल की तरह सिलेबस चलाएंगे। यानी जो शुरुआत में पढ़ाया था उसको दोबारा पढ़ाएंगे, फिर से एक सीरीज से चलेंगे, वही सौरमंडल, और उसके बाद पृथ्वी का निर्माण, उसके बाद पृथ्वी का ऊंचावच, यानी पृथ्वी में जो भी चीज़ें होती हैं, पर्वतों का निर्माण, झीलों का निर्माण, दर्रों का निर्माण, है ना, विश्व के पर्वत, भारत के पर्वत, जितना भी भूगोल है दोबारा से पढ़ेंगे। तो जो नए स्टूडेंट हैं उनके दोबारा से नए नोट्स बनेंगे। ठीक है, आए समझ में? चलिए ज़्यादा समय न गवाते हुए आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? प्रवाल भित्ति या कोरल रीफ। प्रवाल भित्ति या कोरल रीफ। ठीक है, तो आप लोग जो आज दृश्य देख रहे हो इस एलईडी बोर्ड में, तो आपको तो लग रहा होगा बड़े अच्छे सुंदर गुलशन फूल है ना, कितना अच्छे फूल है। उसको देखोगे तो अलग दृश्य होगा, इसको देखोगे तो अलग दृश्य होगा, पर जब इस मछली की रानी को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि भैया ये तो कहीं ना कहीं समुद्र के अंदर की बात है ना, ये चीज़ है। ये आपको जो ये सुंदर दृश्य दिख रहे हैं, ये जो आपको इतने सुंदर दृश्य दिख रहे हैं, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे फूल जैसे दृश्य दिख रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे, ठीक है, तो ये जो फूल जैसे दृश्य है, ये फूल नहीं है, ये जीव है। ये क्या है? ये जीव हैं, और जो कम खारे पानी में रहते हैं और 20 से 30 डिग्री सेल्सियस में रहते हैं, और उथले पानी में रहते हैं, समुद्र के पानी में रहते हैं। ठीक है, और जो ये जो जीव है, जो फूल जैसे आपको दिख रहे हैं, ये क्या होता है? पत्थर, चट्टान या कोई मरा हुआ जानवर का जो कंकाल होता है उसके ऊपर ये जम जाते हैं। ठीक है, आए समझ में? और ये किसके बने होते हैं? ये चूना के बने होते हैं, कैल्शियम के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? कैल्शियम के बने होते हैं, और इन्हीं जीवों को कहा जाता है प्रवाल भित्ति। और इन्हीं में से कुछ जीव ऐसे होते हैं जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का मतलब कि जब धूप मिलेगी, उनको सूर्य की किरणें मिलेंगी, तब वह अपना खाना बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब सीधी सी बात है, अगर प्रकाश संश्लेषण हो रहा है तो कहीं ना कहीं उस प्रवाल भित्ति के अंदर क्लोरोफिल है ना, क्लोरोफिल है, क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, तो आज हमारा ये टॉपिक रहेगा प्रवाल भित्ति या कोरल रीफ। ठीक है, देखिए जो भी समुद्र है, समुद्र के तट के थोड़ा सा दूर, ध्यान दीजिएगा, समुद्र के तट से थोड़ा सा दूर उथले पानी में, और जहां पर टेम्परेचर 20 से 30 डिग्री रहता है, औसतन टेम्परेचर 25 डिग्री, तो वहाँ पर क्या होता है? जो चट्टानें पड़ी होती हैं, ठीक है, और जो कंकाल पड़े होते हैं, तो उसमें छोटे छोटे जीव आकर चिपक जाते हैं। ठीक है, और वहीं पर अपने पॉपुलेशन को बढ़ाते रहते हैं और पूरे चट्टान को कवर कर लेते हैं। ठीक है, और ये जो जीव है वो अपनी वैरायटी के हिसाब से अलग अलग कलर के होते हैं, अलग अलग रंग के होते हैं, इनकी अलग अलग क्रियाएं होती हैं। और आपको बता दें, कई मछलियां इनको खाती भी हैं। ठीक है, और समुद्र के पानी से ही ये जो जीव हैं अपना भरण पोषण करते हैं, और इन्हीं जीवों को हम कहते हैं कोरल। क्या कहते हैं? कोरल। और या फिर इसको कहते हैं प्रवाल भित्ति, शैवाल भी इसको बोल सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जहाँ पर जलाशय होता है, जहाँ पे पानी भरा होता है, नीचे जमीन में पत्थरों में काई जमी होती है। देखे ना आपने, काई जमी होती है, और काई कैसी होती है? हरी होती है। काई हरी होती है, और हरी होती है तो हरे का मतलब ही समझ जाइए कि वो एक पौधे टाइप का जीव है, और उसके अंदर प्रकाश संश्लेषण हो रहा है। मतलब जब सूर्य की किरणें पड़ रही हैं तब जाके वह अपना भोजन बना रहा है। ठीक है, आए समझ में? तो उसी प्रकार की ये भी होती है।
आप जब समुद्र में जाएंगे, जैसे लक्षद्वीप है, अंडमान है, ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ है, ठीक है, वहाँ पर जब आप जाएंगे, अरब सागर की तरफ जाएंगे या फारस की खाड़ी की तरफ जाएंगे, तो थोड़ा सा उथले समुद्र में जाएंगे तो इस प्रकार का दृश्य दिखेगा, साफ पानी और रंग बिरंगे ये फूल जैसे प्राणी दिखेंगे। इन्हीं प्राणी को कहा जाता है प्रवाल या फिर शैवाल भित्ति। ठीक है, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम डीप समुद्र में देखें तो कुछ इस तरीके का दृश्य हमें देखने को मिलता है। ठीक है, और जो छोटे छोटे मछलियां हैं, जीव है, ये इन्हीं से छोटे छोटे दाने चुनकर या इन्हीं को खाकर अपना भरण पोषण करते हैं। अब देखिए, जिस प्रकार से पौधों की कई सारी वैरायटी होती है, मनुष्य की भी कई सारी वैरायटी होती है, हर चीज़ की वैरायटी होती है, तो प्रवाल भित्ति की भी अलग अलग प्रकार की क्या होती है, वैरायटी होती है। ठीक है, अब देखिए, आपको इस दृश्य में साफ साफ दिख रहा होगा कि भाई देखो ये चट्टान है, ये देखो ये चट्टान है, और इसी चट्टान के ऊपर ये जो रंग बिरंगे प्रवाल है ये उगे हुए हैं। ठीक है, और कैल्शियम के बने हुए हैं, किसके बने हुए हैं, कैल्शियम के बने हुए हैं। ठीक है, और यहीं पर ये ग्रो करते रहते हैं, और ग्रो करने के बाद यहीं पर अपना जीवन यापन करते हैं। ठीक है, और जो बाहर के प्राणी होते हैं वो हो सकता है उनको खा भी जाए या नष्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर रहने के लिए जो टेम्परेचर होता है वो 20 से 30 डिग्री सेल्सियस यहाँ का टेम्परेचर होना चाहिए, और उथला पानी होना चाहिए, और कम नमकीन पानी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कम नमकीन। कहने का मतलब कि अगर ज़्यादा खारा पानी होगा तो ये शैवाल क्या होंगे, नष्ट हो जाएंगे। टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा तो ये शैवाल क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो इन्हीं को बोलते हैं क्या, प्रवाल भित्ति। ठीक है, या बोलेंगे आपको कोरल रीफ। अब यहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है कि भाई भारत में प्रवाल भित्ति कहाँ पर है, तो देखिए कहाँ पर है, समुद्रों में होती है। तो समुद्र तो हमारा बंगाल की खाड़ी भी है और अरब सागर भी है, लेकिन एक चीज़ आपको बता दें, ये जो प्रवाल भित्ति है ये हमारे भारत में लक्षद्वीप द्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह पाया जाता है। लेकिन अगर आपके एग्जाम में आ जाए कि सबसे ज़्यादा कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति कहाँ पाई जाती है, तो आपका उत्तर होना चाहिए ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ। ठीक है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रवाल भित्ति पाई जाती है। लगभग लाखों मीटर स्क्वायर का अच्छा खासा एरिया है समुद्र के नीचे। ठीक है, और देखिए दृश्य देखेंगे तो कुछ इस प्रकार का दृश्य समुद्र में देखने को मिलेगा। ये अलग अलग प्रकार की कोरल रीफ ही है। ठीक है, ये देखिए, ये कुछ इस प्रकार से जमी रहती है समुद्र के नीचे, थोड़ी सी गहराई में होती पर इतना नहीं। ठीक है, ये देखो, ये स्कूबा डाइवर्स हैं जो नीचे जाते हैं, गोताखोर है ये। और देखिए इस प्रकार की, ये जैसे देखिए ये हरी है तो इसमें प्रकाश संश्लेषण होता होगा, जितनी भी हरी प्रवाल भित्ति है उसमें प्रकाश संश्लेषण होता होगा, है ना। एक प्रकार के क्या है, जीव हैं जो समुद्र से ही अपना भरण पोषण करते हैं। ये देखिए, ये भी प्रवाल भित्ति है, कछुआ देखो इनके ऊपर तैर रहा है। चलिए धीरे धीरे करके जानते हैं कि क्या क्या होती है प्रवाल भित्ति, और हमारे सिलेबस के हिसाब से ये हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है कितना इम्पोर्टेंट नहीं है। पर आपको बता दें, हमारे सरकारी नौकरी के सिलेबस का ये एक पार्ट है, आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पढ़ना पड़ेगा। पर आप भी ध्यान से सुनिए। सबसे पहले हम देखेंगे कि भैया ये जो प्रवाल भित्ति है या जिसको कोरल रीफ कहा जाता है, वास्तव में ये है क्या। ठीक है, देखिए कोरल रीफ को प्रवाल भित्ति भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रवाल भित्ति भी कहते हैं। ठीक है, इसको मूंगे की चट्टान के नाम से भी जाना जाता है। क्या, मूंगे की चट्टान। अब मूंगे की चट्टान का नाम इसका कैसे पड़ा कि भाई चट्टान के ऊपर ये जो जीव है वो पनपने लगा और पूरे चट्टान को क्या कर दिया, इसने कवर कर दिया और मूंगे जैसा दिखने लगा, है ना। तो इसका नाम क्या गया, मूंगे की चट्टान के नाम से भी जाना जाता है। और ये समुद्र के भीतर, कहाँ पर, समुद्र के भीतर स्थित चट्टाने हैं जो प्रवाल द्वारा छोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट से निर्मित है। कहने का मतलब कि जब आप कोरल रीफ को लेके आओगे तो उसमें अत्यधिक मात्रा में आपको क्या मिलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट। यहाँ पर एक प्रश्न पूछा गया था भूगोल में कि ये जो प्रवाल भित्ति होते हैं, प्रवाल भित्ति के मुख्य घटक क्या है। तो प्रवाल भित्ति का जो मुख्य घटक है वो क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। कि इसमें कैल्शियम कार्बोनेट की प्रचुर मात्रा होती है। ठीक है, मैंने क्या बताया कि ये कहाँ पे पनपते हैं, पत्थर में, चट्टानों में, और सबसे ज़्यादा कहाँ होते हैं, कंकालों में। समुद्र में कैसे कंकाल होंगे, समुद्री जीव मरते रहते हैं, है ना, समुद्री जीव मरते रहते हैं। तो वहाँ पर जैसे कछुए का कंकाल हो गया, वही मछली का कंकाल हो गया। ठीक है, कुछ होते हैं जो
नसें काट लेते हैं, मर जाते हैं या कूद जाते हैं, उनका भी कंकाल में जो है पनप जाती है। होता है कि नहीं होता है ना? चलिए आए सब में। तो देखिए सबसे पहले आपको ये लाइन बहुत अच्छे समझनी है। अगर आप हायर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये लाइन आपको बहुत अच्छे समझनी है कि कोरल रीफ को क्या बोलते हैं? प्रवाल भित्ति बोलते हैं, और क्या मूंगी की चट्टान के नाम से भी जाना जाता है। और वास्तव में ये होता क्या है? ये एक प्रकार की चट्टान जो होती है जो समुद्र के भीतर होती है, ठीक है। और किसके द्वारा बनी होती है? प्रवाल द्वारा छोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको देखोगे ना तो आपको ना ये ऐसा लगेगा कि काई है, अलग प्रकार की काई है। आप जब समुद्र में जाओगे इसको देखोगे तो ये बड़ा स्लिपरी होता है और चमकदार होता है। तो जब आप इसको देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये एक काई है। और मान लो अगर इसके ऊपर आप चढ़ गए, पैर लगा दिया, तो ये सब नष्ट हो जाएगा। क्यों? इतना भारा तो सह नहीं पाएंगे, है ना। आगे देखिए, कोरल रीफ कहाँ पर उत्पन्न होते हैं? आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ पे उत्पन्न होते हैं। उष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंधीय समुद्र में। अब जब भी ये उष्ण कटिबंधीय या उपोष्ण कटिबंधीय बोलेगा, इसका मतलब समझ जाइएगा जहां का औसतन तापमान 20 से कितना डिग्री? 30 डिग्री, ठीक है। जहां का औसतन तापमान 20 से 30 डिग्री होता है उसी क्षेत्र को उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। तो ये जो प्रवाल भित्ति होती है, कोरल रीफ होती है, ये कहाँ पनपती है? ये पनपती है आपका कहाँ पे? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। कहाँ पर? जहाँ पर टेम्परेचर 2 से 20 से 30 डिग्री मेंटेन रहता है, ठीक है। ये शैल भित्तियां समुद्र तट से थोड़ा सा दूर में होती है। जहां पर समुद्र तट होता है उससे थोड़ा सा दूर में होती है, ज्यादा गहराई में नहीं होती। कहां पर होती है? उथले में होती है। उथले का मतलब क्या होता है भाई? उथले का मतलब क्या होता है? जहां पे गहराई ज्यादा ना हो, ठीक है। चट्टान, नीचे चट्टाने हो, कंकाल उंकाल पड़े हो, तो वहां पर ये होता है, ठीक है। कितने लोग बैठे? तो होता है ना कि एकदम जैसे ये ऐसे करके, ये ऐसे करके, ठीक है, मुंह लगा के ऐसे चलेंगे जैसे 8-10 लोग देख के तो घायल होकर गिरी जाएंगे। तो क्या हो गया? होने दो उसको, है ना। क्यों? अब मेरे जैसा आदमी अगर ये मेरे सामने करे, अरे दादा तो पहले क्यों नहीं मिला मुझे, तेरे को देख के तो बहुत इंप्रेस हो गया। वास्तव में देखा जाए इसका कोई वजूद नहीं है, ठीक है। ये शैल भित्तियां समुद्र तट से थोड़ी दूर पर हटकर होती है, मतलब उथले स्थान पर होते हैं, पर इतना भी उथला नहीं, ठीक है, इतना भी उथला नहीं। अब आप सोचो कि अब तुम जाके यहां तक तुम्हारे पानी हो जाए, तुम डूब के उसको तोड़ लाओ, ऐसा कुछ नहीं है, है ना। कम से कम इस हॉल के बराबर गहराई होती है और समुद्र के हिसाब से ये उथला ही है, ठीक है। आए समझ में? क्लियर है? ये शैल भित्तियां समुद्र तट से थोड़ी दूर हटकर पाई जाती है और जिससे इनके बीच छिछले लैगून बन जाते हैं। क्या होते हैं? छिछले लैगून बन जाते हैं, ठीक है। आप सब जानते हैं कि लैगून का मतलब क्या होता है। अब देखिए, कोरल या प्रवाल उथले सागर में पाए जाते हैं। कोरल या प्रवाल उथले सागर में पाए जाते हैं, अभी हमने यहाँ पे पढ़ा, है ना। और इनको विकास के लिए स्वच्छ एवं अवसाद रहित जल की आवश्यकता है, ठीक है। क्या बोल रहा है? स्वच्छ एवं अवसाद रहित जल की आवश्यकता है। आपने देखा होगा कि समुद्र तट में कई सारी नदियां अपना जल गिराती हैं, है ना। नदियां कहाँ पे विलीन होती हैं? समुद्र में। कहाँ पर? तट के पास। और कई सारी नदियां अपने साथ अवसाद बहा के लाती हैं। नतीजा मटमैला पानी होता है। अवसाद बहा के लाती है तो मटमैला पानी होता है। कहाँ पर? जहाँ पे समुद्र और नदियां मिल रही होती हैं। और कोरल के लिए कैसा? स्वच्छ एवं अवसाद रहित जल। तो सीधी सी बात है, जहां पर समुद्र नदियों से मिल रहा होगा तो वहां पर का पानी स्वच्छ नहीं होगा। वहां का पानी खैर कम नमकीन होगा, पर वहां पर अवसाद ज्यादा होगा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्रवाल के लिए कम नमकीन पानी, स्वच्छ पानी और साफ सुथरा पानी की जरूरत होती है। आया समझ में? वहां पर ये पनप सकते हैं। नमक ज्यादा हो गया तो ये क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, क्योंकि अवसादों के कारण प्रवालों का मुख बंद हो जाता है और वे मर जाते हैं। देखिए क्या होता है कि जहां पर कचरा ज्यादा होता है, अवसाद ज्यादा आएगा, तो वो पूरा का पूरा अवसाद क्या कर लेगा? ढक लेगा। किसको ढक लेगा? जरा बताइए, किसको ढक लेगा?
वो प्रवाल भित्ति को ढक लेगा, प्रवाल भित्ति को ढक लेगा तो नतीजा वह समुद्र का पोषण नहीं ले पाएगी, पोषण नहीं ले पाएगी तो क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, जहाँ पर ट्रक वगैरह ज़्यादा चलते हैं, जहाँ पे ट्रक वगैरह ज़्यादा चलते हैं रोडों में, तो रोड के पौधे, पेड़ पौधे आपने देखे होंगे पूरा दिन धूल से भरे रहते हैं, उनकी पत्तियाँ धूल से भर जाती हैं। और पत्तियाँ मुख्य कारण क्या करती हैं, पत्तियाँ क्या करती हैं, प्रकाश संश्लेषण ना। तो प्रकाश संश्लेषण अगर अच्छे से नहीं होगा तो पत्ते, ये जो पेड़ है क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, है ना। तो आपने देखा होगा कि जो रोड के किनारे पेड़ पौधे होते हैं वो ज़्यादा इतना अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते जितना गाँव भर के पेड़ होते हैं। गांव भर के पेड़ आपने देखा होगा कि उनका तना मोटा होता है और बड़े बड़े होते हैं, लेकिन रोड के किनारे नहीं होते। क्यों? क्योंकि धूल से उनका पूरा पत्तियां ढक जाती हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कम हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि इनके बारे में क्या क्या है। प्रवाल या कोरल्स फोटोसिंथेटिक शैवाल के साथ पारस्परिक रूप से साथ में रहते हैं, जिसे ज़ूजेंथेला कहा जाता है। ठीक है, आप इसको इस पॉइंट को इस आप समझ सकते हो कि जो प्रवाल होते हैं, ठीक है, कोरल रीफ होता है, उसको दूसरी भाषा में क्या बोला जाता है, ज़ूजेंथेला। क्या बोला जाता है, ज़ूजेंथेला, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। अब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का मतलब होता है कि खुद ब खुद सूर्य की किरणों से अपना भोजन बनाना। ठीक है, आए समझे, आगे बढ़ते हैं। कोरल, इसको और क्या बोला जाता है, मूंगा। कोरल, इसको और क्या बोला जाता है, मूंगा। ठीक है, प्रवाल भित्तियों के लिए एक मजबूत कैल्शियम कार्बोनेट संरचना बनाते हैं और ज़ूजेंथेला के लिए सुरक्षा एवं घर प्रदान करते हैं। ठीक है, जहां पर ये पनपते हैं कैल्शियम कार्बोनेट से क्या बना लेते हैं, कवच बना लेते हैं, जिससे क्या ये सुरक्षित रहते हैं। पर वो कैल्शियम कार्बोनेट का जो कवच है वो इतना भी ज़्यादा मजबूत नहीं रहता, पर हाँ उनके लिए मजबूत रहता है। किसके लिए, शैवाल के लिए। ठीक है, आए समझ। ज़ूजेंथेला के लिए सुरक्षा एवं एक घर प्रदान करते हैं और इसके बदले में ज़ूजेंथेला मूंगा को पोषक तत्व प्रदान करता है। ठीक है, हालांकि इतना डीप पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा, फिर भी। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, जब महासागर की सतह एक सीमा से अधिक गर्म हो जाती है, सतह गर्म हो जाती है, हो सकता है हवाओं की वजह से, हो सकता है टेम्परेचर की वजह से, ठीक है, तब कोरल ज़ूजेंथेला को बाहर निकाल देता है, जिससे प्रवाल विरंजन या कोरल ब्लीचिंग की घटना होती है। ठीक है, और इस प्रकार से क्या होता है कि जब ज़ूजेंथेला बाहर आ जाता है तो प्रवाल नष्ट होना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसको पोषण किसकी वजह से मिल रहा था, ज़ूजेंथेला की वजह से। और अगर पानी ज़्यादा गर्म हो गया तो वह पानी सह नहीं पाएगा, नतीजा ज़ूजेंथेला बाहर निकलने की कोशिश करेगा, और ज़ूजेंथेला बाहर निकलने की कोशिश करेगा तो वो उसका संपर्क कोरल से टूट जाएगा, और जब संपर्क कोरल से टूट जाएगा तो पोषण तत्व नहीं मिल पाएगा, नतीजा एक लाइन से कोरल नष्ट होते चले जाएंगे। इसीलिए जहाँ पर कोरल पनपते हैं वहाँ का औसतन तापमान 20 से 30 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोरल को नाइट्रोजन और फास्फोरस की बढ़ती मात्रा, ग्लोबल वार्मिंग के कारण तापमान का बढ़ना और महासागरों का अम्लीयकरण और मछलियों का अधिक शिकार होने के कारण काफ़ी नुकसान होता है। ठीक है, देखिए जब समुद्र में नाइट्रोजन की मात्रा, फास्फोरस की मात्रा, ठीक है, और ग्लोबल वार्मिंग तो हो ही रही है। ग्लोबल वार्मिंग मतलब पृथ्वी का गर्म होना। आपने हर साल ये न्यूज़ सुना होगा कि भैया पिछले इतने सालों का पृथ्वी ने रिकॉर्ड तोड़ा, है ना। हर साल टेम्परेचर बढ़ता है, हर साल टेम्परेचर कुछ ना कुछ होता है, इसी को बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ग्लोबल वार्मिंग का असर समुद्र में भी पड़ रहा है, ठीक है, और महासागरों में ज़्यादा से ज़्यादा अम्ल जा रहा है, ठीक है, और मछलियों का शिकार किया जा रहा है। नतीजा इनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रवालों के लिए नुकसान हो रहा है। ठीक है, मछलियाँ भी कहीं ना कहीं प्रवाल के लिए पोषण का तत्व बनती हैं, है ना। तो जब ये सब चीज़ें खत्म होती जा रही हैं तो धीरे धीरे ये जो प्रवाल भित्तियाँ हैं ये भी क्या है, खत्म होती जा रही है। एक प्रकार का जो जीव है देखने में बड़ा सुंदर लगता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम प्रवाल की बात करें, ठीक है, प्रवाल भित्ति की बात करें, तो प्रवाल भित्ति मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। तटीय या झालदार कोरल, अवरोधक कोरल या फिर एटॉल कोरल। ठीक है, अगर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए कि भैया ये जो कोरल रीफ होती है
या फिर ये प्रवाल भित्ति होती है, ये मुख्यतः कितने प्रकार की होती है, तो आपको यहाँ पर बताना है कि कितने प्रकार की होती है। 3 प्रकार की, तटीय या झालदार कोरल रीफ, या अवरोधक कोरल रीफ, या एटॉल कोरल रीफ। अब इसको एक एक करके पढ़ते हैं कि भाई तटीय या झालदार कोरल रीफ क्या होता है, अवरोधक कोरल रीफ क्या होता है, या एटॉल कोरल रीफ क्या होता है। ठीक है, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे, पीडीएफ आप तक पहुंच जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। पीछे दिखाई दे रहा है क्या लिखा हुआ? चलिए तो पढ़ते हैं भाई, तटीय कोरल रीफ क्या होता है। महाद्वीपीय या द्वीपीय तट से लगी कोरल रीफ को तटीय कोरल रीफ कहते हैं। नाम से ही पता चल रहा है कि जो प्रवाल भित्ति एकदम तट के पास बन रही है उसको हम क्या बोलेंगे, तटीय कोरल रीफ या तटीय प्रवाल भित्ति। ठीक है, ये भित्तियां तट से सटी रहती हैं, नाम भी देखो उसी हिसाब से है, परंतु कभी कभी इनके स्थल भाग के बीच अंतराल हो जाने के कारण उनमें छोटे छोटे क्या बन जाते हैं, लगून बन जाते हैं। मतलब तट के पास ही ये इस प्रकार की राउंड रिंग बन जाती है और इसके अंदर कोरल होता है और इसी को क्या बोलते हैं, लगून बोलते हैं। मैंने बताया था ना, लगून क्या होता है कि एक गेटवे की तरह होता है, ये जहाँ पे समुद्र का पानी आ जाता है चला जाता है। ठीक है, चला तो जाता है लेकिन आ बहुत कम पाता है, छोटा सा गेटवे होता है, इसी को क्या बोलते हैं, लगून होता है। ठीक है, आगे चट्टानों के टुकड़ों, देखिए ये जो प्रवाल होते हैं ये कहाँ कहाँ पनपते हैं, चट्टानों के टुकड़ों पर, ठीक है, मृत प्रवालों पर और मिट्टी से निर्मित जो वहाँ पर आकृति होती है वहाँ पर। जीवित प्रवाल इनके बाहरी किनारों एवं ढलानों पर पाए जाते हैं। ठीक है, जो भी वहाँ पर चट्टानें होंगी और जो भी वहाँ पर कंकाल पड़े होंगे या जो भी ऐसा मटेरियल समुद्र का जो अब मृत हो चुका है, तो उसके बाहरी किनारे या बाहरी सतह पर ये जो कोरल रीफ है वो जमा हो जाते हैं। सिंपल आप अपना इमेजिन कर सकते हो जैसे काई है ना, पत्थर के बाहरी सतह पर तो काई जमती है ना, तो बस वही समझ सकते हो आप। क्लियर है। भारत में यह कहाँ पर पाई जाती है, देखो भारत में यह मन्नार की खाड़ी, तो मन्नार की खाड़ी कहाँ है भैया, मन्नार की खाड़ी कहाँ है, एकदम तमिलनाडु के दक्षिण में, तमिलनाडु के दक्षिण में मन्नार की खाड़ी है। और जब मन्नार की खाड़ी आप पार करोगे और आगे दक्षिण की ओर जाओगे तो मिल जाएगा श्रीलंका। और यहाँ पर एक प्रश्न पूछा जाता है कि भैया श्रीलंका और भारत को कौन सी खाड़ी अलग करती है, तो मन्नार की खाड़ी। और यहीं पर एक क्या है, जल संधि है जिसको बोलते हैं पाक जल संधि। क्या बोलते हैं, पाक जल संधि। और पाक जल संधि भी भारत और श्रीलंका को अलग करती है। ठीक है, देखिए चट्टानों के टुकड़ों, मृत प्रवालों और मिट्टी से निर्मित होते हैं और जीवित प्रवाल इनके बाहरी किनारों एवं ढलानों पर पाए जाते हैं। अब भारत में यहाँ पर कहाँ, मन्नार की खाड़ी, और कहाँ, अंडमान एवं निकोबार, और एक और द्वीप जोड़ लीजिएगा, लक्षद्वीप। तो तीनों जगह ये पाई जाती है। ठीक है, आया समझ में। एक प्रश्न पूछा गया था कि भाई भारत के इनमें से कहाँ पर प्रवाल भित्ति पाई जाती है, तो देख लीजिए या तो अंडमान निकोबार आएगा, मन्नार की खाड़ी आएगा, या तो लक्षद्वीप आएगा। ठीक है, सबसे बढ़िया कहाँ पर पाई जाती है, लक्षद्वीप। ठीक है, देखिए ये जो तटीय प्रवाल भित्ति है कुछ इस प्रकार की होती है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे चट्टानें हैं और चट्टानों के बाहरी सतह में कोरल रीफ बनी हुई है ना। ये देखिए ये दूसरे प्रकार की कोरल रीफ, ये दूसरे प्रकार की कोरल रीफ है ना। ये कोई यहाँ पर कोई कंकाल या कोई मिट्टी का टीला या चट्टान पड़ी है, उसी के ऊपर ये जो कोरल रीफ है वो जमा हुई है। ठीक है, चलिए ये है देखो तटीय कोरल रीफ। आगे बढ़ते हैं अवरोधक कोरल रीफ। अब अवरोधक कोरल रीफ क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, 3 प्रकार की होती है, एक तटीय होती है, एक अवरोधक होती है और एक एटॉल होती है। ठीक है, इस प्रकार की कोरल रीफ तटों से कुछ दूरी पर ही पाई जाती है। ये तटों से सटी नहीं होती, थोड़ा सा तट से दूर होती है। तो मतलब तट से अगर दूर जाएंगे तो थोड़ी सी क्या होगी, गहराई में पाई जाती है। ठीक है, इनका विकास तट के समानांतर होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये तट गया है तो तट के समानांतर गहरे पानी में यहाँ पे हो गया। ठीक है, ये समुद्र और स्थल भाग के बीच लंबी अवरोधक दीवार का निर्माण करती है। ठीक है, ये समुद्र और स्थल भाग के बीच लंबी अवरोधक दीवार का निर्माण करती है कि ये भैया ये स्थल है
और ये समुद्र है, तो ये क्या है, स्थल और समुद्र के बीचों बीच ऐसे लंबवत बन जाएगी और नतीजा एक गेट का निर्माण करेगी। तो इधर क्या होगा, स्थल होगा और इधर क्या होगा, समुद्र होगा। ठीक है, ये समुद्र और स्थल भाग के बीच लंबी अवरोधक दीवारों का निर्माण करते हैं और स्थल और कोरल रीफ के बीच सैकड़ों मीटर चौड़े लगून का निर्माण करते हैं। किसका, सैकड़ों मीटर चौड़े लगून का। ये ऐसे, ठीक है, ऐसे करके राउंड में ये पनप जाते हैं और यहाँ पर पानी का आवागमन होता रहता है। ऐसे करके, ये ऐसे करके, ठीक है, आया समझ में? बहुत अच्छा। संसार की सबसे बड़ी अवरोधक कोरल रीफ ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ है। ठीक है, ये पूरे टॉपिक जो मैं पढ़ा रहा हूँ, पूरे टॉपिक में सबसे ज्यादा स्मरण करने वाला जो पॉइंट है, याद करने वाला पॉइंट है, वो ये है कि संसार की सबसे बड़ी अवरोधक कोरल रीफ कौन सी है भाई, ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ। या फिर आपके एग्जाम में अगर ऐसा आ जाए कि भैया विश्व की सबसे बड़ी कोरल रीफ कहाँ पाई जाती है, तो भी आपका उत्तर यही रहेगा, ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ। ऑस्ट्रेलिया का जो समुद्र है प्रशांत महासागर वाला, वो ग्रेट बैरियर के लिए ही जाना जाता है, वो प्रवाल भित्ति के लिए ही जाना जाता है। और वहां पर इतनी ज्यादा प्रवाल भित्ति है कि साइंटिस्ट वहां की प्रवाल भित्ति को बचाने का कार्य कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो ये था हमारा क्या, अवरोधक प्रवाल भित्ति। आगे बढ़ते हैं, आगे है एटॉल प्रकार का। आगे क्या है, एटॉल प्रकार का। इन्हें वलयकार कोरल रीफ या एटॉल भी कहते हैं। इन्हें क्या है, वलयकार कोरल रीफ या एटॉल भी कहा जाता है। ये किसी लगून के चारों ओर प्रवाल भित्तियों की एक पट्टी से निर्मित होती है। ठीक है, ये किसी लगून के चारों ओर प्रवाल भित्तियों की एक पट्टी से निर्मित होते हैं। ठीक है, और ये अंगूठी या घोड़े की नाल की आकृति बनाते हैं। तो कैसे बनाते हैं, ऐसे, है ना, ये अंगूठी या घोड़े की नाल की आकृति वाली होती है और इनके केंद्र में क्या होता है, लगून होता है। तो देखिए, लगून ये हो गया और इसी के बाहर ये क्या हो गए, पनप गए। तो इसी के बाहर ये पनप गए तो क्या बन गया, घोड़े की नाल जैसे, और या फिर कैसे, अंगूठी जैसे। ठीक है, यानी आप बोल सकते हो कि जो एटॉल कोरल रीफ होती है, जो उसकी बाउंड्री होती है, उसी के अंदर क्या बना होता है, लगून बना होता है। ठीक है, चलिए, इनके बीच बीच में खुले भाग पाए जाते हैं, जिस कारण खुले सागर और लगून का संपर्क बना रहता है। आगे वलयाकार प्रवाल भित्ति के प्रमुख उदाहरण है जैसे फिजी का एटॉल, जैसे भारत का लक्षद्वीप समूह, और में भी अनेक एटॉल पाए जाते हैं। ठीक है, अगर आपके एग्जाम में आ जाए कि भारत के लक्षद्वीप में किस प्रकार की प्रवाल भित्ति पाई जाती है, तो क्या बताओगे, एटॉल प्रकार की। किस प्रकार की, एटॉल प्रकार की। वैसे भारत में तीनों प्रकार की पाई जाती है, लेकिन अगर मुख्यतः आपको लक्षद्वीप पूछ ले तो लक्षद्वीप का आंसर क्या रहेगा, एटॉल प्रकार की। ठीक है, चलिए, देखो ये है एटॉल प्रकार की प्रवाल भित्ति, इसको बोलते हैं एटॉल प्रवाल की भित्ति। ठीक है, और आपको बता दें ये पूरा का पूरा पानी में डूबा हुआ है, ये पूरा पानी में डूबा हुआ है, ये समुद्र है। ठीक है, समुद्र के अंदर की ये तस्वीर है। अगर आपको इसमें पानी नहीं दिख रहा तो क्या हुआ, लेकिन ये पूरा पानी में क्या है, डूबा हुआ है। क्लियर है, ये है एटॉल प्रकार की प्रवाल भित्ति। देखिए कैसे छोटी छोटी चट्टानों में, कंकालों में जमी हुई है और कितना बढ़िया दृश्य इसने बनाया है। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए, अब ये लास्ट पॉइंट है, वितरण देख लेते हैं इसका कि कहाँ पर कैसे कैसे क्या किस हिसाब से प्रवाल भित्ति पाई जाती है। दुनिया में सबसे ज्यादा प्रवाल हिंद प्रशांत क्षेत्र में पाई जाती है, तो उत्तर क्या होगा हमारा, ऑस्ट्रेलिया। ये भूमध्य रेखा के 30 डिग्री तक के क्षेत्र में पाई जाती है। अब देखिए सबसे बड़ा पॉइंट कि कोरल रीफ कहाँ पाया जाता है, भूमध्य रेखा। ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी की ये भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा कितने डिग्री पे होती है, 0 डिग्री। तो 0 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर और 0 डिग्री से 30 डिग्री दक्षिण, इतने क्षेत्र में के समुद्रों में क्या पाई जाती है, प्रवाल भित्ति पाई जाती है। क्यों, क्योंकि यहाँ का जो टेम्परेचर है वो कितना मेंटेन रहता है, 20 से 30 डिग्री। ठीक है, चलिए, ये भूमध्य रेखा के 30 डिग्री तक के क्षेत्र में पाए जाते हैं और विश्व में पाए जाने वाले कुल प्रवाल भित्ति का लगभग 30% हिस्सा दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में पाया जाता है। कहाँ पे, दक्षिण पूर्व एशिया। अब दक्षिण पूर्व एशिया का मतलब ही है वो ऑस्ट्रेलिया वाला क्षेत्र,
इंडोनेशिया वाला क्षेत्र, ठीक है। आए समझ में, यहां प्रवाल दक्षिणी फिलीपींस से पूर्वी इंडोनेशिया और पश्चिमी न्यू गिनिया तक पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन आप नाम किसका दोगे? ऑस्ट्रेलिया का। सबसे ज़्यादा कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। लगभग वहाँ पे 5 लाख वर्ग किलोमीटर का एरिया वहाँ पे कवर कर रखा है, ठीक है। चलिए और थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में। प्रशांत महासागर में स्थित, ध्यान दीजिएगा, प्रशांत महासागर, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर में स्थित माइक्रोनेशिया, वानुआतू, पापुआ न्यू गिनिया में भी प्रवाल भित्ति पाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट में स्थित ग्रेट बैरियर रीफ दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। भारतीय समुद्री क्षेत्र में जैसे मन्नार की खाड़ी, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार में पाई जाती है, ठीक है। प्रवाल भित्ति लाल सागर और फारस की खाड़ी में भी पाई जाती है। अरब सागर की तरफ जाओगे तो आपको लाल सागर और फारस की खाड़ी देखने को मिलेगा, ठीक है। आए समझ में? तो देखो इसी में आपका विश्व का भी हो गया और भारत का भी हो गया, ठीक है। चलिए तो यहाँ से हमारा ये जो टॉपिक है ये आज का समाप्त हुआ और कल फिर एक नया टॉपिक लेके आए। बंद करो इसे।